gravitational waves. Gravitational waves. आपको पता होगा जैसे हमारे घर पे कारपेट्स लगे होते हैं, आई डोंट नो कि यहाँ कैसा सिस्टम है, घर पे लगे होते हैं ना कारपेट्स, कालीन जिसको कहते हैं आप। तो कारपेट में क्या होता है कि भाई वो जल्दी खराब नहीं होते और उनकी एज काफी लंबी होती है। तो लेट्स सपोज काफी साल के बाद आपको कारपेट अब साफ करना होता है, तो उसमें धूल काफी होती है, तो हम क्या करते हैं, तो आपने जैसे 2-3 लोग आ गए तो उन्हें कारपेट एक साइड से पकड़ा, मोटा होता है काफी, तो आपने उसको इस तरीके से दबाया ऐसे। तो जैसे ही आप उसको दबाते हैं तो एक वेव जैसी जनरेट हो जाती है बिल्कुल लास्ट तक। या तो आप ये समझो, या तो दूसरा जो आपके ज्यादा क्लोज है, दैट इज जब आप जिम करते हैं। जिम में हमें बोला जाता है कि भाई वेट लॉस करना है तो वो रस्सियां वस्सियां पकड़ के घुमाते रहो ऐसे, है ना, उससे कैलोरी बर्न होता है। तो हमने रस्सी उठाई और एकदम करके मैंने उसको घुमाया ऐसे। जैसे ही मैंने उसको धक्का इस तरीके से दिया तो एक वेव जनरेट हो जाती है बिल्कुल लास्ट तक। तो वो एक रिपल है जो एक थ्रेड में होता है, या एक रिपल है जो एक रस्सी में होता है, या एक कारपेट में होता है, या पानी में भी ऐसे रिपल्स पैदा होते हैं। तो एक हाथ से मैंने जबरदस्त तरीके से मारा पानी पे तो छोटे छोटे रिपल्स पैदा हो गए, है ना, चारों तरफ से। तो लेट्स सपोज ये पानी है इधर, तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ऐसे यहां पर, तो इस तरीके से हर तरफ से, चारों तरफ से वेव्स जनरेट हो जाएंगी, है कि नहीं। वो इस तरीके से आगे की तरफ जा रहे हैं हर तरफ से। बराबर ऐसे ही हमारा स्पेस टाइम है। स्पेस टाइम क्योंकि एक फैब्रिक की तरह है, स्पेस टाइम में कब जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट, कैटेक्लिज्मिक इवेंट, मैसिव लेवल के, छोटे इवेंट से रिपल पैदा नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप कितना भी कोशिश करेंगे, इस आपके मेरे बीच में जो स्पेस टाइम है, इसको यहां पर कोई रिपल जनरेट करने की आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स इमेंस एनर्जी, इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। कैसा एनर्जी? एक ऐसा एनर्जी इमेजिन कर लीजिए जहां पर एक बहुत बड़ा स्टार, एक बहुत बड़ा स्टार एक्सप्लोड हो जाए। बहुत बड़ा स्टार क्या हो जाए? एक्सप्लोड हो जाए। इस एक्सप्लोजन को हम कहते हैं सुपरनोवा। दे आर वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स इन द यूनिवर्स। जब एक बहुत बड़ा स्टार एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सप्लोड क्यों होता है? बिकॉज उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। जैसे हमारा सन है, हमारा सन अभी हाइड्रोजन जला रहा है, पिछले 500 करोड़ साल से हाइड्रोजन जला रहा है, और अभी और 500 करोड़ साल तक हाइड्रोजन जला सकता है। तो लगभग 1000 करोड़ साल तक हाइड्रोजन है उसके पास, और वो जलाते जलाते जब उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो उसका फ्यूल खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब किसी बहुत बड़े स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है उसके बाद, और एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा कहते हैं। ये इतने कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स होते हैं कि यहां से, एक्सप्लोजन से पूरे स्पेस टाइम में रिपल्स पैदा होती है, ठीक है ना, हर तरफ से रिपल्स पैदा होती है। बराबर ऐसे जैसे पानी में रिपल्स पैदा होते हैं। अब या तो ये किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से होगा, या तो एक टाइप 1 सुपरनोवा होता है, वो भी एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही है, जिसमें क्या होता है, एक स्टार तो एक्सप्लोड नहीं होता, मगर एक स्टार और दूसरा स्टार आपस में टकराते हैं। अब ये कौन से स्टार्स आपस में टकराते हैं? ये छोटे छोटे स्टार्स नहीं होते जो टकराते हैं आपस में, ये एक बहुत मैसिव स्टार होते हैं जिनको हम न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स। एक न्यूट्रॉन स्टार जब दूसरे न्यूट्रॉन स्टार से टकराता है तो इट ऑल्सो क्रिएट्स दीज रिपल्स, चारों तरफ से रिपल्स पैदा हो जाते हैं। या फिर न्यूट्रॉन स्टार अगर नहीं है तब भी हो सकता है एक ब्लैक होल दूसरे न्यूट्रॉन स्टार के साथ अगर टकराए, तब भी ये हो सकता है। या अगर न्यूट्रॉन स्टार यहां से भी नहीं है और ब्लैक होल है, ब्लैक होल और ब्लैक होल आपस में टकराएंगे, तब भी यही होगा, ठीक है ना। तो देयर आर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। अब यहां से जो ये वेव्स जनरेट हो रही है हर तरफ से, इन्हीं को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये वेव्स बेसिकली क्या है? these are ripples in the fabric of space time, in the fabric of space time। ये space time के रिपल है, कोई वेव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने फोन से लाइट इमिट करूं तो दैट इज अ लाइट वेव,
वैसा कोई लाइट प्रोपगेट नहीं हो रहा है, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये बेसिकली आपका स्पेस टाइम ही ऊपर नीचे हो रहा है। आपके मेरे बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस टाइम ही ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेज है, मान लीजिए ये आपका रास्ता है, आपका पाथ है, ये दिस इज द स्पेस टाइम। अब इस स्पेस टाइम में क्या हो रहा है सर, इस स्पेस टाइम में रिपल पैदा हो रहा है, इस तरीके से इसमें रिपल्स पैदा हो रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो कहीं पर आपका स्पेस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज जब वेव आती है, वेव आपकी कुछ यूं होती है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से वेव है आपकी। तो इसमें जब वेव आएगी तो कहीं पर आपका स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे इस जगह पर आपका स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और कहीं पर आपका स्पेस स्ट्रेच हो जाता है। तो ये वेव आपको इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो आपका स्पेस टाइम ही कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कहीं पर एक्सपैंड हो रहा है, कहीं पे स्ट्रेच हो रहा है। तो यहां पर ये काफी स्ट्रेच हो रहा है, बिकॉज इसको खींच देता है, ऊपर की तरफ खींचता है इसे, जब खींचेगा तो स्ट्रेच करेगा, और यहां पर ऐसे बंद कर देता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आप बेसिकली जब रिपल आता है, या यहीं से अगर ग्रेविटेशनल वेव आ गई तो होगा क्या, आपके मेरे बीच में कहीं पर स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कहीं पर स्पेस स्ट्रेच हो जाएगा, समझा। कहीं पर आप लोग नजदीक आ जाओगे और कहीं पे आप लोग दूर हो जाओगे। तो दैट इज हाउ द ग्रेविटेशनल वेव कम्स। तो इमेजिन कर लीजिए, अ ग्रेविटेशनल वेव केम फ्रॉम फार अवे सोर्सेज। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई कैटेक्लिज्मिक इवेंट नहीं होता जिससे ग्रेविटेशनल वेव इमिट होती है, लेकिन मान लीजिए कोई फार अवे सोर्स है, कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल किसी दूसरे ब्लैक होल के साथ टकरा गया और वहां से एक वेव आ गई, और हमारा अर्थ यहां पे दूर है, और ये वेव वहां से आते 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 हम पे टकराएगी। तो पहली बात, आप इसको देख नहीं सकते, वाई, बिकॉज ये कोई लाइट नहीं है, ये कोई एक्सरे नहीं है, ये कोई गामा रे नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी वेव्स होती है हमारे पास, या तो रेडियो वेव, या तो माइक्रोवेव, या तो इंफ्रारेड, या तो विजिबल लाइट, या तो यूवी लाइट, या तो एक्सरे, या तो गामा रे, यही सब तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से ये कुछ भी नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है जिसको देखा जा सके, जिसको डिटेक्ट किया जा सके। ये टेलीस्कोप वगैरह से नहीं दिखता। ये क्या है सर, ये जो वेव मैं यहां पे बना रहा हूं, ये स्पेस टाइम की वेव है, स्पेस टाइम का रिपल है। आपके मेरे बीच में जो स्पेस टाइम है, इसी में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसी में इस तरीके से वेव्स जनरेट हो रही है। अब सर जैसे ही ये हम तक पहुंचेगी तो अर्थ पर होगा क्या, बेसिकली अर्थ पर जहां पर कोई किसी जगह पर वेव का अपर एंड पहुंचेगा, ये वाला, और अगर वेव का अपर एंड पहुंचा तो कहीं पर अर्थ एक्सपैंड हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और कहीं पर वेव का लोअर एंड पहुंचता है तो कहीं पर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लेट्स सपोज यहां से वेव आ गई, तो जैसे ही वो यहां पर पहुंची तो ये वाले लोग स्क्वीज हो गए, ठीक है ना, जो मोटे थे वो भी पतले हो गए, और जैसे ही वो यहां पर पहुंची, यहां पर ये स्ट्रेच हो गया स्पेस आपका, तो जो पतले थे वो क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए, ठीक है ना। ये एक्चुअली में होता है, अर्थ जो है ऐसे एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आप बोलेंगे सर हमने तो अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं। आपने नहीं देखा बिकॉज ये ह्यूमन लेवल के कॉम्प्रहेंशन तक नहीं आता, इसके लिए बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए इसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। होता है क्या, होता है जैसे ही वेव आती है आपका अर्थ कहीं पर स्क्वीज होता है, कहीं पर एक्सपैंड होता है, कहीं पर स्क्वीज होता है, कहीं पर एक्सपैंड होता है। ये स्क्वीजिंग और एक्सपेंशन होता क्यों है, बिकॉज स्पेस टाइम स्क्वीज और एक्सपैंड हो रहा है, और उसी स्पेस टाइम में हमारा अर्थ है, उसी स्पेस टाइम में हम है। अब ये हम नहीं डिटेक्ट कर पाते अपनी आंखों से या अपने सेंसेस से, पर इसके लिए आपको बहुत मोस्ट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं ताकि ये स्क्वीजिंग और एक्सपेंशन को डिटेक्ट किया जा सके। समझ आ रहा है। ऐसे ही जो ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती है इस एक्सपेंशन, इस स्ट्रेचिंग को, बिकॉज कहीं पर स्पेस स्ट्रेच होता है, कहीं पर स्पेस स्क्वीज होता है, ये स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग को निकालने के लिए हमने ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज बनाई है। क्या बनाई है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज। These are different than astronomical observatories. Astronomical observatories हो गया टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हो गया जो लाइट देखते हैं, जो एक्सरे देखते हैं, जो गामा रे देखते हैं, जो विजिबल लाइट देखते हैं, जो अल्ट्रावायलेट देखते हैं, उसको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लाइट वगैरह नहीं देखती, इसको क्या पकड़ने, ग्रेविटेशनल वेव्स। दीज आर नॉट लाइट्स, इट्स अ कॉस्मिक रिपल, ये स्पेस टाइम का रिपल है। समझ आ रही, इसका टोटल मैकेनिज्म अलग है,
इसका ऐसा मैकेनिज्म नहीं, इसका मैकेनिज्म क्या है, बाय टेलीस्कोप लगाओ और रिसीव करो लाइट, इसका ये मतलब है। यहां पर आप कितने भी टेलीस्कोप लगाओगे आप ये रिसीव नहीं कर सकते। इसको बेसिकली क्या चेक करना है, इसको स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग को चेक करना है, स्पेस कहां स्क्वीज हो रहा है, स्पेस कहां स्ट्रेच हो रहा है। समझ आ रहा है? बहुत ही टॉप लेवल का रिसर्च है ये। इसमें जो साइंटिस्ट ने हेल्प हमें किया था टू क्रिएट एन ऑब्जर्वेटरी लाइक दिस, हिज नेम इज किप थॉर्न। ही इज द गाय हु बेसिकली helped in the creation of a gravitational wave observatory. तो उनको बहुत साल लगे, बहुत पैसा लगा, but they created it in US, और 2015 में they successfully detected the first gravitational wave जो अर्थ पहुंची थी। अब वो कहां से पहुंची थी अर्थ पर वो पहुंची किसी बहुत बड़े इवेंट की वजह से, जब दो बड़े ब्लैक होल आपस में टकराए, वहां से वो करते 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 हम तक ग्रेविटेशनल वेव पहुंची और हमने उसको अर्थ पे डिटेक्ट किया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने 1915 में दिया था और 2015 में जाकर हमने डिटेक्ट किया इसको। और जिस बंदे ने ये लेबोरेटरी बनवाई, किप थॉर्न, ही इज द गाय हु इज द राइटर ऑफ इंटरस्टेलर मूवी। इंटरस्टेलर जो मूवी है वो इसी बंदे ने लिखी है, ठीक है ना। तो वो मूवी में क्यों लोगों का सर चकरा गया, बिकॉज दैट मूवी वॉज रिटन बाय अ नोबेल लॉरेट, इसको नोबेल प्राइज मिला इसके बाद। और जो इन्होंने उस पर्टिकुलर मूवी में ब्लैक होल की इमेजेस दिखाई, वो एक्चुअली पे रिसर्च करने और कैलकुलेशंस के बाद उन्होंने वो इमेजेस लिखे। कहा जाता है इंटरस्टेलर की मूवी जब तैयार हुई, जब उसका राइटिंग कंप्लीट हुआ, तब तक उस मूवी के स्क्रिप्ट के बेसिस पे उन्होंने 30 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। दैट वाज द लेवल ऑफ रिसर्च दे डिड ऑन अ स्क्रिप्ट ऑफ अ मूवी, ठीक है ना। एंड आई एम गारंटीइंग दिस फैक्ट दैट इस क्लास में किसी ने अगर 50 बार भी देखी होगी वो मूवी, उसको वो पूरी समझ नहीं आई होगी, ठीक है ना। अगर कोई, जैसे मैं एक सवाल, किसी ने देखी है मूवी इंटरस्टेलर, देखी है किसी ने? हाँ, समझ आई है पूरी, मतलब पूरी समझ आई है कि नहीं समझ आई है आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं लिख के दे दूंगा अभी। Why? Because there are some things that are not explained in the movie. किप थॉर्न खुद कहता है उसका। और क्रिस्टोफर नोलन इज लाइक वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्टर्स ऑफ हॉलीवुड, टॉप लेवल का डायरेक्टर है। तो क्रिस्टोफर नोलन और उसका आपस में एक अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट ये हुआ बिकॉज किप थॉर्न वाज राइटिंग अ बुक ऑल्सो, वो किताब भी लिख रहा था और यहां से उसने क्रिस्टोफर के लिए एक मूवी का स्क्रिप्ट भी लिखा। तो उसने क्या किया, उसने कहा देखो यार, अगर मैं सब कुछ मूवी में ही लिख लूं और तुम सब कुछ मूवी में ही दिखा दोगे तो मेरी किताब कोई नहीं पढ़ेगा। तो मूवी में यू हैव टू अग्री टू दिस फैक्ट कि मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और जब लोगों को क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाएगी भाई ये कैसे हुआ, देन दे विल हैव टू कम टू माय बुक टू गेट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। जैसे लास्ट पे उस मूवी में क्या होता है कि जो उसमें मेन लीड है एक्टर का, वो ब्लैक होल में गिर जाता है। उसको फिर कहते हैं वहां पर एक 5 डिमेंशनल टेसरैक्ट में गिर जाता है। फिर वो टेसरैक्ट से अचानक से होकर सैटर्न के ऑर्बिट में आ जाता है, हालांकि वो किसी दूसरी गैलेक्सी में होता है। अब वो कैसे वहां पर पहुंचा वो उस मूवी में नहीं दिखाया गया है। वाई? बिकॉज यही अग्रीमेंट था कि लोग जब परेशान हो जाएंगे भाई ये तो किसी और गैलेक्सी में था, ये सैटर्न तक कैसे पहुंचा, उसके लिए उनको उनकी किताब पढ़नी पड़ेगी, किप थॉर्न की जो एक्चुअल किताब है। तो इंटरस्टेलर मूवी आज तक किसी को समझ नहीं आई जिसने सिर्फ मूवी देखी है। जिसने मूवी और किताब दोनों पढ़ी है उसको समझ आ गया होगा कि भाई ये क्या चल रहा है इसमें। तो शॉर्ट में मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ये मूवी इस क्लासिक लेवल की, मतलब आज तक की साइंस फिक्शन की सबसे टॉप लेवल की मूवी है इन टर्म्स ऑफ जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है इस मूवी में। और ये लिखी किसने? एक नोबेल लॉरेट ने, जिसने ग्रेविटेशनल वेव को, ऑब्जर्वेटरी को बनाने में हेल्प की थी। ये 3 साइंटिस्ट थे, उनको फिर नोबेल प्राइज मिला था। तो अगर किसी ने नहीं देखी, यू शुड वॉच दैट मूवी। बहुत मैसिव लेवल का रिसर्च हुआ है उस पर। तो बहरहाल हमने क्या देखा अब? ग्रेविटेशनल वेव क्या है सर? ग्रेविटेशनल वेव आर कॉस्मिक रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, जहां पर स्पेस कहीं पे स्ट्रेच हो रहा है और या तो स्पेस कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। समझा? तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, स्क्वीजिंग हो रही है, कहीं पे एक्सपेंशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। तो जहां पर स्ट्रेच होगा तो स्पेस टाइम स्ट्रेच हो रहा है, और यहां पर स्पेस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। इसी स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग को हम डिटेक्ट करते हैं। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.